हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे बेस्ड है। अब ये क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ गिवन वाटर सैंपल। दिस सीम्स लेजिट। हायर लेवल ऑफ BOD इंडिकेट्स लोअर पोल्यूशन लेवल ऑफ द वाटर। अब अगर आपको पहला स्टेटमेंट पता है सही है, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है ना। अब देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये है डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। ये डिमांड ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एरोबिक क्यों? क्योंकि वो ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, तभी तो वो ऑक्सीजन को डिमांड कर रहे हैं। अगर एनारोबिक होते तो ऑक्सीजन को डिमांड ही नहीं करते। ठीक है, सो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है एक गिवन वाटर सैंपल में उसको ब्रेक कर पाए। सो द पॉइंट इज, जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें CHO होता है, उनको ब्रेक करने के लिए दे नीड ऑक्सीजन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब एक पानी के सैंपल में कितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, वो डिपेंड करेगा कि उस पानी के सैंपल में कितना ऑर्गेनिक मैटर है। और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि ज़्यादा पोल्यूशन है पानी में। ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर इज गोइंग टू बाय डिफॉल्ट कॉज वाटर पोल्यूशन। तो अगर आपकी ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो उसका मतलब होगा कि पोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है BOD मतलब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर या पोल्यूटेंट्स है ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सिंपल है, हायर लेवल ऑफ BOD इंडिकेट्स हायर पोल्यूशन लेवल ऑफ द वाटर। ठीक है, एंड नॉट द vice versa or not the opposite, right? So that is why the second statement is not right. So the answer is 1 only. ठीक है, इसमें प्लीज़ करेक्ट और इनकरेक्ट वाला ज़रूर देखें, हर बार देखें। ठीक है, बहुत बच्चे जो हैं इनकरेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत मार्क कर देते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, तो अपने आप को ज़्यादा वो मत समझिए कि मैं तो ऐसा गलती नहीं कर सकता। तो हर बार प्लीज़ करेक्ट और इनकरेक्ट वाला ज़रूर देखें। ठीक है, सो लाइक आई सेड, हायर द BOD, हायर इज द पोल्यूशन लेवल इन द वाटर। सो द अमाउंट ऑफ BOD इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द और इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है, अगर BOD है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब पानी साफ है, वाटर में कोई ऑर्गेनिक वेस्ट ही नहीं है, कोई पोल्यूटेंट ही नहीं है। ठीक है, सो इफ टू मच ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द वाटर, ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया पानी में, बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारी ऑक्सीजन ही यूज़ हो जाए। उस केस में जो एक्वेटिक लाइफ है, जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है, वो सब मर जाएंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन एंड कैन नॉट अकर ड्यू टू मैन मेड इंटरवेंशंस। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द प्रोसेस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम डिक्रीजेस। Third is, succession would occur faster in an area existing in the middle of a large continent. Right? अब ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको अगेन बताना है कौन सी करेक्ट है। तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो जो हमारी करेक्ट है दैट इज़ 3 ओनली। देखो, आपने अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि ये नेचुरल और मैन मेड इंटरवेंशंस दोनों से हो सकती है। नेचुरल तो चलो जो प्रोसेसेस होते आए हैं सिंस टाइम इटर्निटी, वो है ना। मैन मेड कैसे हो सकता है कि लेट्स से किसी आइलैंड पे बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन आग लग गई, तो सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पे जो भी प्लांट्स एनिमल्स थे सब गायब हो गए, तो वहाँ पे जो सक्सेशन होगी, चाहे वो सेकेंडरी सक्सेशन होगी, बट इट स्टिल विल बी इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्यू टू मैन मेड इंटरवेंशन।
ठीक है, सो दैट इज द रीजन। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की इंक्रीज होगी तभी तो वो इवॉल्व होगा, नए नए स्पीशीज आएंगे तो वो इंक्रीज ही करेंगे प्रोडक्टिविटी को। शुरुआत में तो सिर्फ पाइनियर स्पीशीज ही होते हैं, तो जो तो गिने चुने होते हैं, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाती है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रही है कि सक्सेशन वुड अकर फास्टर इन एन एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ ए लार्ज कॉन्टिनेंट। इसका रीजन क्यों होता है? क्योंकि लार्ज कॉन्टिनेंट के मिडल में बहुत सारे सीयर्स से बहुत सारी सीड्स वगैरह आ सकती हैं। सीयर्स क्या होते हैं? कम्युनिटीज, जैसे हाइड्रोसीयर है जो कम्युनिटी पानी में शुरू होती है, सैमोसीयर सैंड में शुरू होती है ना, हेलोसीयर जो मार्शी और सलाइन एरियाज में शुरू होती है, ठीक है। उसी तरह से जीरोसीयर होती है जो एरिड एरियाज में शुरू होती है। तो सब सीयर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आ सकती है इन द मिडल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट, राइट। सो दैट इज वाई 3 ओनली इज करेक्ट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकती है इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो प्राइमरी होगी वो सेकेंडरी होगी, एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। So the process by which communities of plant and animal species in an area or an ecosystem are replaced or changed over a period of time, उसको हम कहते हैं ecological succession। अब ये large scale changes या destruction की वजह से होती है, natural या man-made हो सकती है, progressive series of changes होते हैं with one community replacing another, starts with pioneer community, completion होता है climax community पे which is a stable mature community, राइट। अब सक्सेशन में ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद द शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिजर्वॉयर्स, इंक्रीज डाइवर्सिटी, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स, ठीक है। और मिडल ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट में जो सक्सेशन है वो ज़्यादा जल्दी होगी क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सीड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सीयर्स वुड रीच मच फास्टर, ठीक है। So that was about ecological succession. Now moving on to the third question. This is regarding environmental impact assessment in India. Again आपसे correct पूछा गया है. Category A projects are appraised by the Impact Assessment Agency and Expert Appraisal Committee. Category B2 projects do not require to undergo EIA process. तो इसका सही आंसर क्या है? दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। देखिए जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की जाती है। अब 2006 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी जिसमें कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, ऑब्वियसली कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो जो कैटेगरी ए है वो नेशनल लेवल अप्रेजल है, मतलब कि जो प्रोजेक्ट्स है दे आर अप्रेज्ड बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। वेर स्टेट लेवल अप्रेजल कैटेगरी बी में आ गया, जो स्टेट लेवल अप्रेजल जिन प्रोजेक्ट्स को चाहिए वो कैटेगरी बी में आ गया। सो दे हैव स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। और अगर हम कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें ना एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू B1 एंड B2। B1 का मतलब है कि मैंडेटरी है रिक्वायरमेंट EIA की। देखिए जो कैटेगरी 1 है उनको भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, EIA की, उनको मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन जो स्टेट वाले होते हैं उनको एक इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है जिसमें उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, B1 एंड B2। B1 को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है EIA की लाइक कैटेगरी 1, लेकिन जो B2 है उनको नहीं चाहिए होता। अब जो प्रोजेक्ट्स है जैसे माइनिंग, TPPs, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है दे आर मैंडेटेड टू गेट एनवायरमेंट क्लियरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द size. So again not a very difficult question, very easy, simple, straightforward question. Then biomagnification. Biomagnification के बारे में भी आपसे करेक्ट पूछा गया है। देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन होता है जब फूड चेन में पल्यूटेंट मैग्नीफाई होता जाए। जो पहली स्टेटमेंट है इट इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ पल्यूटेंट्स, केमिकल्स और अदर सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म। अब ये ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायो एक्यूमुलेशन। अनलाइक बायोमैग्निफिकेशन जिसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायो एक्यूमुलेशन। और अगर बायो एक्यूमुलेशन पानी में होता है तो उसको कहा जाता है बायो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो एक्वेटिक है और पल्यूटेंट पानी में था तो उससे वो उसकी बॉडी में जा रहा है, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बायो कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन होने के लिए पल्यूटेंट मस्ट नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर बट मस्ट बी सॉल्युबल इन फैट्स, क्योंकि अगर वो पानी में सॉल्युबल होगा
तो वो तो एक्सक्रीट हो जाएगा, तो वो आगे कैसे मैग्नीफाई करेगा, कैसे दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे वो जाएगा, वो तो वही ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट कर देगा पानी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 2 ओनली है। ठीक है, सो बायोमैग्निफिकेशन इज प्रोग्रेसिव बायोअक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एट ईच ट्रॉफिकल लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अब अगर हम चाहते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन हो, कि अगर एक T1 से T2 से T3 में वो जाए, तो जो पल्यूटेंट है एक तो वो पानी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी में सॉल्युबल होगा तो एक्सक्रीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होनी चाहिए, वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो शॉर्ट लिव्ड होगा तो अगर उसको लेट्स से एक हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खा भी लेता है तो वो तो शॉर्ट लिव्ड है, वो तो शायद लेट्स से अगर हम हर्बीवोर की बात करें, हर्बीवोर से वो कार्निवोर उसे खा रहा है, फिर टॉप कार्निवोर खा रहा है। ठीक है, अगर शॉर्ट लिव्ड होगा तो लेट्स से हर्बीवोर ने उसको खाया, उसको पल्यूटेंट को इन्वायरमेंट से पिकअप किया, उसमें बायोअक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई, लेकिन वो कार्निवोर पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड है, वो तो हर्बीवोर ने उसकी बॉडी ने मेटाबोलाइज कर दिया है ना, वाटर सॉल्युबल है तो हर्बीवोर ने उसको एक्सक्रीट कर दिया, तो वो कार्निवोर पे कैसे जाएगा। तो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए ताकि इसकी बॉडी में जाए फिर इसकी बॉडी में जाए, है ना। सो दैट इज द रीजन, फैट सॉल्युबल होना चाहिए, लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, एंड यू नो द अदर देयर आर बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, कि कोई इफेक्ट दिखाना चाहिए तभी तो हम उसको नोटिस करेंगे। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट पल्यूटेंट मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर फॉर अस टू कंसिडर कि वो पल्यूटेंट बायोमैग्नीफाई किया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो फैट में डिजॉल्व होते हैं पल्यूटेंट्स, दे आर रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और जो पल्यूटेंट्स हैं ना उनको हम मेजर भी फैटी टिश्यूज़ में करते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स इज टेस्टेड फॉर पल्यूटेंट्स, क्योंकि मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट होता है। ठीक है, सो दीज आर द important points regarding biomagnification and bioaccumulation. Then the last question is regarding food chain. In an aquatic ecosystem, more energy flows through grazing food chain than detritus food chain. देखो, एक इकोसिस्टम में 2 फूड चेन्स होती है, ग्रेजिंग और डेट्रिटस। एक्वेटिक में भी होंगी और हमारे पास जो हमारा लेट्स से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें भी होंगी। एक्वेटिक में इकोसिस्टम में जो हमारे पास जो ग्रेजिंग होती है, दैट इज समथिंग विच स्टार्ट्स एट द फाइटोप्लैंक्टन्स इन एक्वेटिक, है ना, और उसमें देखें तो वो प्लांट्स है ना, बिकॉज दे विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डेट्रिटस होती है जो कि स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो डेड प्लांट हो चाहे वो डेड एनिमल हो, तो दोनों केसेस में होंगी, है ना। अब पहला है एक्वेटिक इकोसिस्टम में मोर एनर्जी फ्लोज थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन देन डेट्रिटस फूड चेन, दैट इज करेक्ट। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, उल्टा होता है, डेट्रिटस से जो है ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में ऐसा माना जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही मर जाते हैं, दे आर नॉट किल्ड, दे डाई, है ना, दे डाई विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, तो फिर उनके ऊपर डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होती है और एनर्जी फ्लो ज़्यादा हमारा टेरेस्ट्रियल में जो है डेट्रिटस में देखा जाता है। एंड 10% लॉ क्या कहता है, ईच ट्रॉफिक लेवल से जब हम दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो सिर्फ जैसे T1 से T2 से T3 में जा रहे हैं, जैसे ये प्लांट है, ये हर्बीवोर है, ये कार्निवोर है, तो यहाँ पे सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुँचती है। अगर यहाँ पे 100% था तो 90% लूज हो जाती है, इसकी 90% लूज होगी तो ये सिर्फ 1% ही पहुँचेगी। ठीक है, तो 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बाकी सब इज लॉस्ट एट एज हीट एंड अदर लॉसेस। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। ओके, सो दैट वॉज रिगार्डिंग टूडेज सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आते हों, क्योंकि प्रीलिम्स को बहुत कम दिन रह गए हैं, बट अगर आपके क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं देन ऑल्सो आई वुड से डोंट लूज होप। ठीक है, देयर इज स्टिल टाइम। जो लास्ट के दिन होते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप उन्हीं दिनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आप लेट्स से पहले कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि आपको 2 घंटे लगेंगे एक टॉपिक को, अब शायद आप वो आधे घंटे में ही कर लें। ठीक है, सो दिस इज द टाइम टू एक्ट, डोंट गेट डिसहार्टेंड, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो क्रैश कोर्स अवेलेबल है प्रीलिम्स के लिए। अब ये जो क्रैश कोर्स है 7500 का, इसमें आपको स्टैटिक, करंट और टेस्ट सीरीज तीनों चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेना है तो वो 1900 में है। अगर आपको FLTs फुल लेंथ टेस्ट जो कि बहुत ज़रूरी हैं तो वो आपके अभी सिर्फ 499 में है। अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेंगे ना पूरी, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, लेट्स से आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री वीक है या इन्वायरमेंट वीक है, तो आप उसके सेक्शनल टेस्ट या उसके हाफ लेंथ टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय जस्ट द क्रैश कोर्स विच इज़ देयर फॉर स्टैटिक कंपोनेंट, आप वो भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। करंट अफेयर्स का लेना है वो आपको 3500 का मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस कोड। एंड बाकी हमारे जो
वेबसाइट है उसमें मॉक टेस्ट पड़े हैं, उसमें एनसीईआरटी टेस्ट पड़ा है, एक दिन निकालिए, 1 घंटे में अटेम्प्ट कीजिए एनसीईआरटी टेस्ट, उससे आपकी एनसीईआरटीज रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे जीएस के कोर्सेज ले सकते हैं। दीज कोर्सेज आर देयर फॉर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। तीनों कॉम्पोनेंट्स इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड होते हैं। दे आर वेरी वेरी नॉमिनली प्राइस्ड। कंटेंट वाला जो है वो 12,000 का है, ठीक है सिर्फ। इसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक कॉम्पोनेंट, सब्जेक्ट वाइड करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, ऐसे इवैल्यूएशन, ऐसे मेंटरशिप सब मिलता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। जो सेकंड कंपोनेंट है ना, आंसर इवैल्यूएशन, इसमें सिर्फ ये है कि हम आपको क्वेश्चंस इसमें भी देंगे, 100 क्वेश्चन जो आप लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना है कि हम आपको उसको इवैल्यूएट करके देंगे, ठीक है। और जो लास्ट हमारा कंपोनेंट है दैट इज मेंटरशिप। इसमें आपको यू आर गोइंग टू हैव एन एक्सेस, 24/7 एक्सेस टू अ मेंटर इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऑल हम आपको जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो भी प्रोवाइड करते हैं। वी हैव आवर इन हाउस साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो अभी अगर आपने इनरोल किया हुआ है तो प्लीज़ आप उनको कॉल कर सकते हैं फॉर योर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज ड्यू टू प्रीलिम्स, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर कॉमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।